गुड आफ्टरनून बच्चों। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में और कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ा दिया था आप लोगों को लाइट के बारे में, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन ना, उसमें हाइगेंस प्रिंसिपल थोड़ा सा बताया गया था, हाइगेंस का नियम, क्रांति कोण के बारे में बताया गया था, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और TIR जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा था। और मैंने बता दिया था मिरेज के बारे में मैंने बताया था कि रेगिस्तान में कुछ दूरी पर स्थित पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जिससे कि वहां पानी होने का आभास होता है। इस भ्रम को हम लोग कहते हैं क्या, मिरेज। फिर लूमिंग क्या होता है, एकदम ठंडे प्रदेशों में जो समुद्री जहाज होते हैं वो आकाश में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। यह घटना क्या कहलाता है, लूमिंग कहलाता है। ये दो फिनोमेना में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित मैं दो घटना पढ़ा दिया था ना। क्रांति कोण के नाम से वीडियो होगा, जिन बच्चों को छूट गया होगा प्लीज उसको देख लीजिएगा। और हम लोग पढ़ने वाले आज जो पढ़ेंगे वह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर मैकेनिज्म क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे कि वर्ल्ड एज सीन बाय द फिश, एक मछली पानी के अंदर से कितनी दुनिया को देख सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक है स्पार्किंग ऑफ डायमंड, हीरा क्यों चमकता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं जो उस टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये TIR का पार्ट है बेटा। TIR जानते होंगे, TIR प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो आप जानते होंगे कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, प्रकाश सघन से कहां जा रहा हो, विरल में जा रहा हो, और यदि आपतन कोण का जो मान है, वह क्रांति कोण से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। यदि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो, डेंस से रेयर में जा रहा हो, और आपतन कोण का जो मान है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यदि क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। और यह घटना कहलाता है TIR। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश सघन से विरल में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो जाए बेटा, बड़ा हो जाए। उस अवस्था में TIR आकर्ष हो जाता है। तो चलिए देखा जाए, एक मछली पानी के अंदर से कितनी दुनिया को देख सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मछली पानी के अंदर से कितनी दुनिया को देख सकती है। मैं मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व कितनी दुनिया को देख सकती है। वर्ल्ड एज सीन बाय फिश, ठीक है बेटा, वर्ल्ड एज सीन बाय फिश। एक मछली पानी के अंदर से कितनी दुनिया को देख सकती है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और चलिए इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए बेटा ये Z डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, यानी ऊपर क्या है बेटा, हवा है, और नीचे पूरा का पूरा क्या है बेटा, पानी है। ये पानी आपका भरा हुआ है, क्या बेटा, ये पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक ना, ये आपका जल है, पानी है। और हम ये देखते हैं कि मछली पानी के अंदर मान लीजिए बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर एक मछली स्थित है, वह कितनी दुनिया को देख सकती है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि प्रकाश की किरण आप ऐसे मान ले कि गई, ध्यान से समझना बेटा, और मान लीजिए ये इसका क्या है बेटा, आपतन कोण है। अच्छा देखिए एक आपतन कोण है, मान लेते हैं कि जानते हो कि पानी के लिए क्रांति कोण का मान 49 अंश होता है, 49 डिग्री के आसपास होता है। अगर मान लीजिए कि ये जो आपतन कोण है, ये वाला आपतन कोण यदि क्रांति कोण से छोटा है, तब तो प्रकाश की किरण क्या जल से हवा में क्या हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। थोड़ा देखिए एक और जा रही है प्रकाश की किरण। अब देखिए आपतन कोण का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक समय ऐसा आएगा बेटा, कि आपतन कोण का जो मान होगा एकदम क्रांति कोण के ठीक क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा तो हमारे प्रकाश की किरण अब हवा में नहीं जाएगी,
वो प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ को छू कर जाने लगेगी। माने प्रकाश किरण यहां के बाद हवा में नहीं जाएगी, अगर इसके बाद तुम जाओगे तो प्रकाश किरण टकरा के उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। यानी प्रकाश की किरण क्रांति कोण तक, क्रांति कोण के पहले तक प्रकाश की किरण हवा में जाएगी। हवा में जाने का मतलब आपकी आंखों में जाएगी, वो दुनिया आपको मछली उस डायग्राम को आप देख सकती है। चलिए देखते हैं। तो मैं एक काम करते हैं कि कितनी दुनिया मछली देख सकती है पानी के अंदर। तो मान लीजिए ये है बेटा आपका हवा है और ये है बेटा पानी मान लेते हैं, ये आपका पानी है, ये है जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है और मान लो बेटा यहां पर आपकी मछली है, ओ बिंदु पर मछली दिखाई दे रही है ना। मछली आपका बिंदु ओ पर स्थित है, कितनी गहराई पर, मान लेते हैं मछली की गहराई कितना बेटा, मछली एच गहराई पर स्थित है। मछली जो होगी मान लीजिए प्रकाश की किरण यहां से जा रही है और इस प्रकाश की किरण के लिए यदि मान लीजिए बेटा यह आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण के बराबर हो गया, अगर यह वाला कोण प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है और यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो गया तो प्रकाश अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा। माने ये प्रकाश कोण हवा में नहीं जा पाएगी, ये बिल्कुल अपवर्तक पृष्ठ को देखिए आपका छू कर जाने लगेगी। ये हो जाएगा बेटा 90 अंश। इधर भी ऐसे ही होगा बेटा सेम एकदम, इधर भी जब ये वाला कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाएगा तो प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ को छूकर जाने लगेगी। यही भी हमारा क्या है, क्रांति कोण है आईसी और ये भी हो गया क्रांति कोण आईसी। तो इसका मतलब कि मछली जितनी दुनिया देख सकती है बेटा, मछली जितनी दुनिया देख सकती है, मछली जितनी दुनिया को देख सकती है, अगर मैं इसको बताऊं तो इतनी दुनिया मछली आपका देख पाएगी। इससे ज्यादा क्षेत्रफल मछली क्या करेगी, नहीं देख पाएगी। इससे ज्यादा क्षेत्रफल मछली नहीं देख पाएगी। तो ये जितना मैं लाल रंग से जितना मैं छायांकित कर रहा हूं उतनी एरिया को फिश क्या कर सकती है, देख सकती है। और वही हमको पता करना है कि एक मछली पानी के अंदर से कितनी दुनिया को देख सकती है। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है बेटा, ये आपका पानी है बेटा, जल है, ये बिल्कुल आपका पानी के अंदर इसको बना दिया गया है, ठीक है। ये आपका पानी है और मछली है बेटा, पानी के अंदर से कितनी दुनिया देख रही है आपका फिगर दिखाया गया। मुझे बताइए, कमेंट्स करिएगा आप लोग, वीडियो को रोक करके एक आंसर दीजिएगा। अगर मान लो कि ये मछली बिंदु ओ पर है, अगर मछली बिंदु ओ से थोड़ा ऊपर जाए, मछली बिंदु ओ से अगर ऊपर चली जाए तो वह ज्यादा दुनिया देख पाएगी कि कम दुनिया देख पाएगी, ये आप कमेंट्स करिए पहले, उसके बाद वीडियो देखिएगा। अगर मछली बिंदु ओ पर है तो जितना मैं छायांकित हिस्सा किया हूं उतनी दुनिया को मछली देख पा रही है। अगर मछली थोड़ा सा और ऊपर चली जाए, मछली थोड़ा सा बिंदु ओ से और ऊपर जाए, कम गहराई पर जाए, तो मछली ज्यादा दुनिया देखेगी या उससे कम दुनिया देख पाएगी। इसको कमेंट जरूर करिएगा और लास्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्या इसका आंसर है। चलिए आंसर देते हैं। मान लेते हैं बेटा ये जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या जो सर्कुलर पार्ट है, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेता हूं मैं, आर मान लेता हूं। त्रिज्या कितनी मान लेते हो बेटा, रेडियस उसकी आर मान लेता हूं। और इधर से एक आराम से समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए ऐसे एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। ये बिंदु ओ है, सॉरी, तो इसको ओ माने तो दूसरा नाम दीजिए, इसको ओ डैश मान लीजिए। तो ये ओ है आपका, ओ डैश है, इस बिंदु का नाम मान लीजिए कि ए है, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं ए है। ये गहराई एच है, ये त्रिज्या आर है और ये क्रांति कोण क्या है, आई सी है, ठीक है बेटा। चलिए इसमें लीजिए tan थीटा, लीजिए tan थीटा, तो tan के आई सी, tan बराबर लंब बटे आधार यानी कि r बटा क्या हो जाएगा बेटा, h हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा tan के कितना हो जाएगा, आई सी हो जाएगा, ठीक है ना, आई सी हो जाएगा। वैसे पानी के लिए जानते होंगे, पानी के लिए आई सी क्रांति कोण का मान कितना होता है, लगभग 49 अंश के आसपास होता है। तो R बराबर हो जाएगा H tan क्या हो जाएगा, IC। और मछली कितनी एरिया देख सकती है, मछली जब अपेक्षित एरिया निकाला जाए A,
तो ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, यानी कि मछली द्वारा प्रेक्षित एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर 49 अंश, 49 अंश एच और tan के 49 डिग्री। मछली 49 डिग्री होता है पानी के लिए क्रांति कोण का मान। यहां से देख लीजिए एच किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर। इसका मतलब हुआ कि मछली अगर अधिक गहराई पर होगी, मछली अगर अधिक गहराई पर होगी तो ज्यादा दुनिया को देख पाएगी। देख लीजिए गहराई बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल है बेटा वो गहराई पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो मछली अधिक गहराई पर होगी वो ज्यादा दुनिया को देख सकती है, प्रेक्षित मान उसका अधिक होगा, प्रेक्षित मान उसका अधिक हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा डेरिवेशन रहा, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, कंफर्म ना? जो मछली अधिक गहराई पर होगी वो ज्यादा दुनिया को देख सकती है। ऐसे भी समझ सकते हो, ये क्रांति कोण है, अगर मछली ज्यादा गहराई पर जाएगी बेटा देखो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। अगर ये कोण 49 है तो इसको भी 49 अंश करने के लिए ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। और देखिए रेडियस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ जाएगा तो ज्यादा दुनिया को देख पाएगी। जो मछली ज्यादा गहराई पर होगी वो अधिक दुनिया को देख सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर मैकेनिज्म। ऑप्टिकल फाइबर मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ऑप्टिकल फाइबर मैकेनिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर की क्रियाविधि, प्रकाशिक तंतु, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक क्या होता है? तंतु बेटा। ये आजकल इसकी खोज तो की गई थी कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे पाइप होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रकाश को, प्रकाश भी एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को बिना क्षय किए, विदाउट एनर्जी लॉस, एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाया जा सकता है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर अगर प्रकाश को भेजना है, मान लीजिए यहां से हम टॉर्च बारे और टॉर्च की रोशनी मान लीजिए कि अगर बहुत दूर हजारों किलोमीटर दूर चली जाए तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसे पाइप होते हैं जिसकी सहायता से हम प्रकाश ऊर्जा को विदाउट एनर्जी लॉस, बिना ऊर्जा क्षय किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। आज देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस टेक्निक यूज किया करते हम लोग आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आज का जितनी भी इंटरनेट की तरंगे होती हैं, इंटरनेट की सभी तरंगों को इसी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भेजा जाता है। तो समझिए कि आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी क्रांति ये पैदा कर दिया ऑप्टिकल फाइबर्स। होता क्या देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का जो प्रिंसिपल होता है, ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है जिस पर एक काम करता है वह है TIR। क्या होता है? TIR, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हमारा TIR पर ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? काम करता है। और TIR की शर्त आपको पता है ना? TIR की शर्त यह है बेटा कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से कहां जा रहा हो, विरल माध्यम में जाए, और यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और यह परावर्तन लगभग 100% के आसपास होता है। यह परावर्तन 100% के आसपास। और इसमें देखिए दर्पण जैसे हो, तुम्हारे की दर्पण है तो दर्पण भी प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। लेकिन अगर दर्पण पर प्रकाश अगर गिरेगा और प्रकाश का परावर्तन हुआ, अगर ये 100 जूल ऊर्जा आ रही है बेटा तो ये 99 जूल जाएगी। लगभग 1 जूल ऊर्जा आपका दर्पण का जब परावर्तन करता है तो 1% ऊर्जा लगभग क्या करता है? एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन TIR का खास बात देखो, अगर TIR हो रहा है बेटा, TIR हो रहा है कि प्रकाश की किरण आए और टकरा के वापस जा रही है, तो लगभग अगर 100 जूल अगर ऊर्जा आ रही है तो 100 जूल क्या करेगी? वापस भी चली जाएगी। इसका मतलब कि TIR बेस्ट है आपके दर्पण के परावर्तन से भी। तो TIR जो टेक्निक होती है, TIR टेक्निक के आधार पर हम प्रकाश ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हजारों किलोमीटर दूरी पर भेज सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि हमने सिग्नल जो इंटरनेट के जो सिग्नल्स होते हैं
उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। अब चलिए, अब क्या करेंगे, ये काम कैसे करती है। काम करने के लिए इसमें एकदम पतले पतले पाइप लेते हैं बेटा, एकदम पतला पतला, बहुत लंबा और पतला पाइप। मोटाई इसकी बहुत कम होती है, लगभग इसकी अगर मोटाई की बात करेंगे आप तो 10 के घात -4 मीटर। अंदर लगाओ कितना मोटा, बहुत ही पतला, बहुत पतला मोटा। और इसके अंदर क्या भर देते हैं, ये जो पाइप जो होते हैं बेटा, ये जो पाइप होते हैं या अंदर जो भरा होता है मटेरियल, यह होता है क्वार्टर्स। क्या होगा, क्वार्टर्स होता है, जिसका अपवर्तनांक होता है लगभग 1.7 होता है। पाइप के अंदर क्वार्टर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। अच्छा, उस पाइप के चारों, उस पाइप के बाहर, उस पाइप के आउटर सरफेस पर एक कोटिंग होती है। पाइप के बाहर एक कोटिंग होगी बेटा, उसमें एक कोटिंग होती है, यानी कि पाइप के बाहर एक कोटिंग होगी, ध्यान रखिएगा, एक कोटिंग लगी होती है। पाइप के चारों तरफ जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, उनके बाहर एक कोटिंग होती है, और वह कोटिंग होती है किसका, ग्लास का बेटा। ये आपका ग्लास है, ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 क्या होता है, 5 होता है। जो बाहर जो कोटिंग होती है उसका एक नाम है, क्लैडिंग बोलते हैं उसको, उसे क्या बोलेंगे, क्लैडिंग। और जो अंदर जो वाला जो हिस्सा उसको कोर कहते हैं, कोर, क्या बोलेंगे, क्रोड होता है। तो अंदर वाला हिस्सा कोर है और नीचे क्या आपका क्लैडिंग है। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है। अब देखिए, समझ में एकदम बिल्कुल आ जाएगा। ये जो पाइप हम लोग बनाए हैं बेटा, ये जो हम लोग पाइप बनाते हैं, अगर इस पाइप को आप देखेंगे, इस पाइप को देखिए, तो अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है और बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है। माने ये वाला हो गया बेटा सघन, ये तो सघन हो गया, और ये वाला क्या हो गया, विरल हो गया। और प्रकाश सघन से विरल में जाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे सेटअप करते हैं, कि देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर अगर है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर है आपका, और ये अपवर्तनांक 1.7 और इसका अपवर्तनांक 5 होता है। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से इसको सेटिंग किया जाता है कि अगर प्रकाश की किरणों को इसके ऊपर आपतित किया जाए। अब देखिए, अगर प्रकाश सघन से कहां जा रहा है, विरल में जा रहा है। अब इसको ऐसे सेट करते हैं कि इसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब बड़ा हो जाएगा तो यहां पर प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, लौट के वापस आ जाएगी। यहां भी आपतन कोण का जो मान होता है बेटा, वह क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। तो फिर प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये हम पाइप को ऐसा सेट करते हैं बेटा, पाइप को ऐसा सेटिंग किया जाता है, ऐसा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा अनुपात रखते हैं कि जो भी प्रकाश की किरण अगर अंदर जाके टकरा गया, यहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इधर आ गया, फिर यहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, चला जाता है। और प्रकाश ऊर्जा को लाइट एनर्जी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक विदाउट एनर्जी लॉस हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्निक है बेटा, आजकल इसका उपयोग आईटी सेक्टर में, सोचिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया। आपको इंटरनेट की जो वेव मिलती है वो मैक्सिमम वेव इसी माध्यम से आपको प्राप्त होती है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब एक सबसे इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकते हैं, हीरा क्यों चमकता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीरा क्यों चमकता है, हीरा के चमकने के पीछे रीजन देखा जाए, हीरा क्यों चमकता है। हीरा क्यों चमकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने। हीरा क्यों चमकता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हीरा क्यों चमकता है, इसका जो मेन रीजन है, इसका भी जो आंसर है वह है प्रकाश का। इसका आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। हीरा के चमकने के पीछे जो लॉजिक है
वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगर डिटेल में जाएंगे हम लोग तो हीरा जो होता है बेटा, जो हीरा है, हीरा डायमंड, डायमंड जानते होंगे, कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन से मिलकर बेटा यह एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है, अपर रूप है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन ना, कार्बन। देखो ग्रेफाइड, आपको पेंसिल के अंदर ग्रेफाइड, वो भी कार्बन से मिलकर बना है, ये भी कार्बन से मिलकर बना है। इसमें जानते होंगे बस स्ट्रक्चर का फर्क है, क्योंकि जब डायमंड बनेगा ना बेटा, डायमंड, तो डायमंड कार्बन से मिलकर बनता है, लेकिन इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। 109 डिग्री 28 मिनट में टेट्राहेड्रल शेप बनता है, टेट्राहेड्रल शेप बनता है, ठीक है। इधर केमिस्ट्री का पार्ट है सब, ये हम देखेंगे केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो। इसमें बता दें हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा के चमकने के पीछे उसका मेन एक उत्तरदायी कई बातें हैं। एक तो हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 होगा, और हीरा का जो अपवर्तनांक है वो बहुत ज्यादा होता है, और हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका क्रांतिक कोण का मान कम हो जाता है। इसका क्रांतिक कोण अप्रोक्सीमेट लगभग 25 अंश के आसपास, 24 दशमलव कुछ होता है, अप्रोक्सीमेट 25 मान लेते हैं। तो हीरा का जो क्रांतिक कोण है वो बहुत ही छोटा होता है, और हीरा का क्रांतिक कोण बहुत छोटा होने की वजह से ही ये चमकने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो हीरा का मेन तो इसकी पैकिंग बहुत क्लोज होती है ना, और पैकिंग क्लोज होगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होगा तो इसका क्रांतिक कोण छोटा होगा, और क्रांतिक कोण छोटा होने की वजह से जो प्रकाश हीरे के अंदर जाता है वो बाहर जल्दी नहीं निकल पाता है। जो प्रकाश हीरे के अंदर जाएगा वो ट्रैप हो जाएगा, उसी में फंस जाता है, प्रकाश फंस जाता है। कैसे देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक डायग्राम बना के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखना बेटा, तो हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41, और हीरा का जो क्रांतिक कोण है, हीरा का बेटा जो क्रांतिक कोण होगा वह क्रांतिक कोण लगभग 25 अंश के आसपास, जो बहुत ही कम है। अब चलिए मान लीजिए कि हीरा को इस प्रकार से उसको कट किया जाता है, हीरा की फलक को थोड़ा काटने का भी डिजाइनिंग है। अब देखिए मान लीजिए कि हीरा प्रकाश की किरण एक हीरा के अंदर जा रही है। देखो बेटा, ये हम लोग का एक प्रकाश की किरण जो है वह हीरे के अंदर जा रही है। यहां एक अविलंब खींच दीजिए ना, तो प्रकाश कहां जा रहा है, हवा से कहां जा रहा है बेटा, हीरा में जा रहा है, तो अविलंब क्यों क्या होगा, झुक जाएगा। अब अविलंब क्यों ऐसे झुकेगा, अविलंब क्यों झुकेगा, तो और दूसरे थोड़ा सा फिगर में बनाता हूं। देखिए मान ले कि ये आपका प्रकाश रहा, ऐसे मान लेते हैं, अविलंब डाल से सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकाश की किरण गया यहां से, और वो मान ले कि टकरा के ऐसे जाके टकरा गया, ठीक ना, हीरा प्रकाश के अंदर चला गया है। अब देखना बेटा, यहां पर देखो, अब ये वाला जो कोण होता है ना बेटा, जो प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करके दूसरे पृष्ठ से जाके टकराएगी, अब इस कोण का जो मान होता है बेटा, ये वाला कोण का मान 25 अंश से क्या होता है, ज्यादा होगा। अगर इस वाले कोण का मान 25 अंश से ज्यादा होगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और प्रकाश किरण टकरा कर यहां पे आ जाएगी, यहां टकरा जाएगी। फिर यहां भी अविलंब खींचेंगे अगर, तो इस वाले कोण का जो मान है बेटा, यह भी 25 अंश से ज्यादा होगा, तो फिर आपको यहां पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब प्रकाश का टकरा करके यहां जाएगी, यहां विलंब खींचिए, इस वाले कोण का जो मान होता है वह भी क्या होता है, 25 अंश से ज्यादा होता है। अब यहां भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक क्या होगा, परावर्तन हो जा रहा है। देखिए हीरा के अंदर जो प्रकाश गया, वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह प्रकाश हीरा के अंदर क्या होता है, उसी में घूमता रहता है, उसी में क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। तो जो प्रकाश हीरा के अंदर जाता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह मैक्सिमम जो प्रकाश है हीरा के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, उसी में जाकर के फंस जाता है, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हीरे के अंदर क्या होगा, वो जाके एनर्जी ट्रैप हो जाएगी, और जिसकी वजह से हीरा क्या होता है, चमकता रहता है। तो हीरा के चमकने के पीछे रीजन है बेटा TIR, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा क्या होता है, चमकता है। तो हीरा के चमकने के पीछे रीजंस, एक तो रीजन ये रहा, क्या कहोगे बेटा,
हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होगा, 2.41 बहुत ज्यादा होता है, माने हीरा के अंदर प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। हीरा के अंदर प्रकाश धीरे धीरे चलेगा, इसलिए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। और प्रकाश का चाल कम होगी और इसका क्रांतिक कोण का मान लगभग 25 अंश होता है। और क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होने की वजह से जो भी प्रकाश हीरे के अंदर जाता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह प्रकाश हीरे के अंदर ही क्या होता है, घूमने लगता है, नाचता रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रकाश हीरे के अंदर गया वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, जल्दी बाहर निकल नहीं पाता है। तो ज्यादा ज्यादा इसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और जिसकी वजह से इसकी चमक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है बेटा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में बनाएंगे इसको, अभी थोड़ी देर बाद में बना दूंगा। एक बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है बेटा, मैं चाहूंगा कि उसको आप देखेंगे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं इसको वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर में। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्श्विक, है ना बेटा, पार्श्विक विस्थापन। यह भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी थोड़ी देर बाद इसका एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना, अगला वीडियो इसी का बनेगा, पार्श्विक विस्थापन का। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए मैं एक आप लोगों को न्यूमेरिकल देता हूं, उस न्यूमेरिकल्स को हल कीजिएगा और थोड़ा सा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जिसको आंसर मिल जाए कमेंट कर देना क्या इसका क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कह रहे कि प्रकाश कांच से, मान लीजिए बेटा, हवा में क्या कर रहा है, जा रहा है। प्रकाश कहां जा रहा है, प्रकाश कांच से हवा में जा रहा है, सघन माध्यम से। कहां जा रहा है बेटा, सघन माध्यम से प्रकाश जा रहा है, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक प्रकाश श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण, यह श्वेत प्रकाश है बेटा। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होंगे, 7 रंग मिले होंगे, विवग्योर। इसमें तो 7 रंग मिले हुए हैं, विवग्योर है बेटा, 7 रंग है, बैनिया पीनाला, इसमें बैनिया पीनाला 7 रंग मिले हुए हैं। क्वेश्चन ये दिया था बेटा कि यदि मान लीजिए कि हरा रंग, ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर है बेटा, जो हरा रंग है, हरे रंग का प्रकाश की किरण, हरे रंग के प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ को छू कर जा रही है। माने ये वाला जो कोण दिया है बेटा, ये वाला जो कोण है आई, वह जो आई है वह आईसी के बराबर है। किसके लिए, फॉर ग्रीन कलर, फॉर ग्रीन कलर, फॉर ग्रीन कलर, हरे रंग के प्रकाश के लिए। तो मान लीजिए कि हरे रंग का जो प्रकाश है वो तो एकदम सरफेस को छू कर जाने लगेगा। क्वेश्चन ये पूछा है, बताइए कि हरा रंग को डिफाइन कर दिया, हरा रंग जो है बेटा, हरा जो रंग है वो तो अपवर्तक पृष्ठ को छू कर जा रहा है। तो इनमें से कौन कौन रंग, कौन कौन जो कलर होगा वो हवा में जाएगा। इसमें कौन कौन से रंग हवा में जाएगा और कौन कौन से रंग कांच के अंदर वापस लौट आएगा, ये आपको जवाब देना है। यानी कि आपसे क्वेश्चन है कि अगर हरा रंग जो आपतन कोण है वह हरे रंग के क्रांतिक कोण के बराबर है, तो बताइए कि इसमें से कौन कौन कलर, वायलेट, इंडिगो ब्लू या येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें कौन सा प्रकाश का रंग हवा में प्रवेश कर जाएगा। आर यू गेटिंग? इसका जवाब आपको देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन जेई 2004 में आया था, जेई 2004 में इस क्वेश्चन को डाला गया था। तो 10th के बच्चे अगर हल कर देते तो जीनियस है, 12th वाले बच्चे इसका जवाब दे देंगे जरूर एकदम। तो इस क्वेश्चन को एकदम विथ रीजन समझना है क्यों ऐसा हो रहा है। तो सुनिए ध्यान से, अगर श्वेत प्रकाश अगर डाला जाता है तो प्रकाश की किरण अगर कांच से हवा में जा रही है और आपतन कोण का मान यदि हरे रंग के प्रकाश से क्रांतिक कोण के बराबर है, तो क्वेश्चन है कौन कौन सा रंग, किस किस रंग की प्रकाश की किरण हवा में प्रवेश करेगी, किस किस रंग की, ना ध्यान रखना, कौन कौन सा कलर, विच कलर ऑफ लाइट्स, इसमें से कौन सा कलर ऑफ लाइट आपके हवा में प्रवेश कर जाएगा। डॉट, मैंने इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा इसका जवाब हम देंगे
अभी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो लोड होगा जिसका नाम होगा पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तब तक हमेशा खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए, बी हैप्पी।